अच्छा स्टूडेंट्स देखें, ये जो पेपर है मई जून 2023 का, आज की क्लास में हमने इसको सॉल्व करना है और ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसलिए आपने क्लास के एंड तक साथ ही रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2 ज्यादा ट्रिकी है। क्वेश्चन 1 तो मेरा ख्याल है मे भी हमने पहले भी डिस्कस किया, मुझे याद पड़ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ना बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड है कि क्रिस्टल्स फॉर्मेशन और उसके दरमियान जो स्टेप्स हैं, और उसी के अंदर कुछ मोल के क्वेश्चन भी पूछेगा। तो क्वेश्चन ये है कि 3 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्रिपेयर सैंपल ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल बेंजोएट। देखिए, ये जो मिथाइल बेंजोएट है ना, ये असल में इस तरह है। ये बेंजोइक एसिड था, इसका अल्कोहल से रिएक्शन करवाया उसने, और ये मिथाइल बेंजोएट बने जी। दिस इज मिथाइल बेंजोएट। और इसकी ना फिर उसने बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाई बेटा। बेसिक हाइड्रोलिसिस में आपको पता है ना कि सॉल्ट बनता है और अल्कोहल बनता है। तो ये देखें, ये आपके पास यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका सॉल्ट बनेगा सोडियम बेंजुएट, सी डबल बॉन्ड OONA, और साथ में मेथानॉल बन रहा है CH3OH। ये पहले स्टेप को आप देख सकते हैं कि मिथाइल बेंजुएट जो एस्टर है, इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस हुई, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, और उसके रिजल्ट में आपके पास सॉल्ट बन रहा है और अल्कोहल बन रहा है। फिर उसने क्या किया कि ये जो बेटा आपके पास सॉल्ट बना है ना, आपको पता है कि सॉल्ट, ये जो सोडियम के सॉल्ट होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पहली बात। तो Na+ अलग है और ये बेंजुएट अलग है। ये जो O नेगेटिव है ना बेटा, बेंजुएट, ये बेंजुएट असल में बेसिक होता है ना, आपको पता है एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होता है दैट इज बेसिक इन नेचर। ये जो बेंजुएट है दिस इज बेसिक इन नेचर। वो क्या कर रहा है, इसमें HCl ऐड कर रहा है जी। जब बेटा इसमें HCl ऐड करेगा ना, तो क्या होगा देखो कि यहां से ये NaCl बन जाएगा अलहदा, और ये जो बेंजुएट का O नेगेटिव है, ये इस H को गेन करके बेंजोइक एसिड बना देगा। ये बेसिकली रिएक्शन है। आप जरा रिएक्शन को देखें, आपको समझ आएगी कि पहले में मिथाइल बेंजुएट है, ये दिस वन इज मिथाइल बेंजुएट, इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, और ये आपके पास सॉल्ट बन रहा है, ये अल्कोहल बन रहा है। ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट में फिर उसने HCl डाला तो NaCl बन गया, और ये बेंजोइक एसिड सॉलिड बना। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजोइक एसिड इज वाटर इनसॉल्युबल। बेंजोइक एसिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो मतलब इसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे ना, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे ना, दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं और एक सॉलिड बन रहा है। ऐसे रिएक्शंस को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जी जरा उसके हम स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि उसने सारा काम कैसे किया। रिएक्शन उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम जरा स्टेप्स की तरफ। सबसे पहला काम, क्योंकि इनको समझना बहुत लाजमी है, अगर आपको एक दफा क्वेश्चन समझ आ जाएगा फिर जो इसके जो स्टेप्स हैं, तो क्वेश्चन तो बड़े आसान से हैं, वो मुश्किल नहीं है। स्टेप नंबर 1 ये कह रहा है कि आपने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है, राउंड बॉटम फ्लास्क, और इसके अंदर बेटा आपके पास 1.242 ग्राम मिथाइल बेंजुएट है। ठीक है, मिथाइल बेंजुएट दिस वन बेटा, ये आपने लेना है। फिर आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक NaOH का सोल्यूशन तैयार करना है बेटा। NaOH का एक सोल्यूशन, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम होना चाहिए, और कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। कंसंट्रेशन 1 मोल होनी चाहिए, और टोटल जो उसका वॉल्यूम है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपने NaOH प्रिपेयर करके अलहदा से बीकर में रख लेना। स्टेप नंबर 3, एड 10 क्यूबिक सेंटीमीटर एन एक्सेस ऑफ प्रिपेयर्ड NaOH जो आपने ऊपर से तैयार किया है। तो बेटा कह रहा है इसके अंदर आप 10 क्यूबिक सेंटीमीटर NaOH जो कि एक्सेस में है वो डाल दोगे। ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 ये है, एड सम एंटी बंपिंग ग्रेन्यूल्स। बड़े ये एंटी बंपिंग ग्रेन्यूल्स पता है क्या होते हैं? ये जो आप जब बाज लिक्विड्स को ना जब आप बॉईल करते हैं, तो आपको उसमें ये डर होता है कि जब आप इसको बॉईल करेंगे तो जो बॉइलिंग है ना उसके दरमियान मतलब कुछ बबल्स ज्यादा ना बने और एक्सप्लोजन ना हो। ठीक है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उस एक्सप्लोजन से बचने के लिए आप उसमें एंटी बंपिंग, आप नाम पर गौर करें ना,
एंटी बंपिंग, जो बंपिंग नहीं होने देगा, जो बबल्स नहीं बनने देगा, एंटी बंपिंग ग्रेन्यूल्स आप राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल देंगे ताकि जब आप इसको हीट करें तो बबल्स वगैरह ज्यादा ना बने, ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 5 देखिएगा, फिट अ कंडेंसर टू मेक रिफ्लक्स अपरेटस। कह रहे जी यहां पर आप कंडेंसर भी लगा दें इधर। कंडेंसर क्यों भाई? क्योंकि आपने इसको हीट करना है ना। हीट क्यों करना है? ताकि भाई रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े। देखो ना, अगर आप हीट नहीं करेंगे तो बहुत स्लो रिएक्शन होगा। तो आपने इसको हीट करना है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो। रिफ्लक्स क्यों करना है? आपको पता है कि अगर आप इसको सिंपल हीट करेंगे ना, तो ये जो वेपर्स हैं, ये जो यहाँ पर आपके ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं, ये वेपर्स की फॉर्म में बाहर चले जाएंगे। तो उसको वेपर्स को बाहर जाने से रोकने के लिए आप कंडेंसर भी लगाएंगे। तो इसलिए बेटा यहाँ पर वो कंडेंसर लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेगा? रिफ्लक्स कह रहा है आप इसको हीट करें फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट तक हीट करें। हीट करने का मकसद आपको बताया ताकि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो। और रिफ्लक्स क्यों करते हैं? ताकि आपके वेपर्स एवापोरेट ना हो जाएं। फिर हीट करने के बाद अलाउ द रिएक्शन मिक्सर टू कूल एंड केयरफुली पोर द लिक्विड इनटू बीकर। देखो आपने बेटा यहाँ हीट किया था ना, अब आपने अगर क्रिस्टल्स बनाने हैं तो क्या इसी राउंड बॉटम फ्लास्क में क्रिस्टल बनाओगे क्या? नहीं। क्यों नहीं बनाओगे इस राउंड बॉटम फ्लास्क में? इसलिए कि भाई इसमें तो एंटी बंपिंग ग्रेन्यूल्स भी हैं। अगर आपने इसी में क्रिस्टल्स बनाए तो वो एंटी बंपिंग ग्रेन्यूल्स भी आपके क्रिस्टल का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब आप ये करो स्टेप नंबर 7 में कि पहले इसको थोड़ा सा कूल डाउन करके फिर पोर द लिक्विड इनटू बीकर। फिर इसको बेटा आप किसी और बीकर में पोर करो ऐसे करके, ठीक है जी। ये स्टेप नंबर 7 मैंने बताया अभी। फिर उसके बाद एसिड, हाँ, स्टेप नंबर 7 में क्या करना है? एसिडिफाई द लिक्विड विद डाइल्यूट HCl। अब देखिए सेकंड रिएक्शन आ रहा है। ये आपकी यहाँ पर ना हाइड्रोलिसिस होगी, ये आपके सॉल्ट बन गया। अब वो कह रहा है कि इसमें HCl डालो। जब आप बेटा इसमें HCl डालोगे तो HCl के डालने से क्या होगा? HCl के डालने से प्रेसिपिटेट्स विल फॉर्म। जैसे ही आप HCl डालोगे तो ये नीचे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। तो जाहिर बात है फिर आपको फिल्टर करना होगा भाई। फिल्टर द मिक्सचर फ्रॉम फॉर्म इन स्टेप 7। तो जो ऊपर प्रेसिपिटेट बने थे उसको फिल्टर करना होगा। और फिर आपने क्या करना है? प्यूरिफाई द बेंजोइक एसिड। ये जो बेंजोइक एसिड के प्रेसिपिटेट बने हैं ना बेटा, अब इसको आपने एक दफा प्यूरिफाई करना है ना। तो प्यूरिफाई करने के लिए आप इसको दोबारा क्रिस्टलाइज करो, रिक्रिस्टलाइज। वो कैसे करते हैं? फिर आपको पता है बेंजोइक एसिड वाटर में सॉल्युबल नहीं है। कैसे पता है? ये देखें, ये बेंजोइक एसिड जो है ये सॉलिड लिखा हुआ है, हालांकि सॉल्यूशन में वाटर था लेकिन डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो अब ये जो बेटा प्रेसिपिटेट बने हैं ना, इसको रिक्रिस्टलाइज ऐसे किया जाता है कि आप इसको हॉट वाटर में डाल दो। बेटा हॉट वाटर में जब डालेंगे ना तो डेफिनेटली ये डिसॉल्व हो जाएगा। बेंजोइक एसिड क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा ना, क्योंकि हॉट वाटर है। हॉट वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन और इंप्यूरिटीज भी डिसॉल्व होंगी। लेकिन जैसे ही आप इस हॉट वाटर को दोबारा कूल डाउन करोगे तो क्या होगा भाई? ये बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। और जो इंप्यूरिटीज हैं वो तो वाटर में डिसॉल्व रहेंगी, लेकिन बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल्स यहाँ से बन जाएंगे, उनको आप यहाँ से सेपरेट कर लोगे। तो ये देखो स्टेप नंबर 9 में क्या बता रहा है कि प्यूरिफाई द बेंजोइक एसिड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट वाटर। फिल्टर करो, ड्राई करो, रिकॉर्ड द मैस ऑफ प्योर बेंजोइक एसिड ऑब्टेन। अब आते हैं जी हम क्वेश्चन की तरफ। अब आपको समझ आ गया ना बेटा सारा जो प्रोसीजर है कि आपने एक राउंड बॉटम फ्लास्क में 1.242 ग्राम मिथाइल बेंजोएट लिया, ठीक है। इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी थी तो एक्सेस में NaOH डाला, तो ये सॉल्ट बन गया, अल्कोहल बन गया। ये जो सॉल्ट बना है फिर उसने उसके अंदर एसिड डाला HCl, ताकि ये सॉल्ट इस H को गेन करके बेंजोइक एसिड बना दे। तो बेंजोइक एसिड के प्रेसिपिटेट बनेंगे। इसको बेटा आपने क्या करना है? फिल्टर करना है। तो ये जो सॉलिड प्रेसिपिटेट बने हैं ना, फिर इसको आपने प्यूरिफाई करने के लिए दोबारा रिक्रिस्टलाइज करोगे, हॉट वाटर में डालोगे, तो ये बेंजोइक एसिड डिसॉल्व हो जाएगा हॉट वाटर में। लेकिन जैसे ही आप इसको कूल डाउन करोगे तो बेंजोइक एसिड दोबारा, क्योंकि कूलिंग से सॉल्युबिलिटी कम होती है, क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, तो आपके पास बेंजोइक एसिड के दोबारा क्रिस्टल्स बन जाएंगे। उसको आप वॉश करोगे, ड्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए आप। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिथाइल बेंजोएट used in step 1. Give your answer to nearest 0.05 cubic centimeter. Density of methyl benzoate is this. अब देखो बेटा डेंसिटी उसने आपको दी हुई है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। डेंसिटी भी दी हुई है, मैस भी आपको पता है। मैस कहां से पता है? देखो ना,
स्टेप 1 में तो उसने बताया हुआ है कि मिथाइल बेंजोएट आप कितना यूज कर रहे हो, 1.242, और डेंसिटी भी बताया, तो बस वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। डेंसिटी कितनी है जी, डेंसिटी है 1.08 इज इक्वल टू मैस कितना है 1.242 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आपने वॉल्यूम निकालना है ना, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.242 डिवाइडेड बाय 1.08। फिर अगर किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर है तो साथ साथ कैलकुलेट करता जाएगा, मजा आता है। 1.15 1.15 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखें, आइडेंटिफाई a suitable piece of apparatus to measure the volume of methyl benzoate। देखो इस वॉल्यूम को मेजर करना है, कौन सा अपरेटस है जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, जो 0.05 क्यूबिक सेंटीमीटर तक वॉल्यूम को मेजर कर सकता है। क्या पिपेट कर सकता है 0.05 क्यूबिक सेंटीमीटर? नो सर, ब्यूरेट कर सकते हैं। ब्यूरेट का लीस्ट काउंट आपको पता है 0. वैसे तो 0.1, लेकिन आप उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे ना तो 0.05। तो आपने बताना है कि अगर 1.15 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम को मेजर करना है तो आपको ब्यूरेट लेना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा अपरेटस आप यूज नहीं कर सकते। पिपेट मेजरिंग आप सिलेंडर वहां यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, मेजरिंग सिलेंडर एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर नहीं करता। पिपेट इज एक्यूरेट, जहां देखें एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर करना होता है वहां पिपेट और ब्यूरेट दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन पिपेट में एक लिमिटेशन ये है कि उसमें डेसिमल्स में आप नहीं जा सकते। वो पिपेट जो होती है ना 5 क्यूबिक सेंटीमीटर की होगी, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर की होगी, 15 की होगी, 20 की होगी, लेकिन ब्यूरेट के अंदर आप डेसिमल्स के अंदर इवन 0.05 क्यूबिक सेंटीमीटर इतना स्मॉल वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH दैट इज नीडेड टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन इन स्टेप 2। स्टेप 2 को अगर आप बेटा गौर से देखें तो स्टेप 2 में ये कह रहा है कि आपको 100 क्यूबिक सेंटीमीटर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम बनाना है और कंसंट्रेशन 1 मोल होनी चाहिए। कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोल। तो जरा देखिएगा, उसने कहा है कि आपका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, और कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसको पता है कैसे स्टार्ट करें? आप कंसंट्रेशन से स्टार्ट करें। आपको ना उसने ये बताया है कि NaOH की कंसंट्रेशन ये होनी चाहिए। कंसंट्रेशन यहाँ बता रहा है 1 मोल इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर। 1 क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर भाई। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 मोल, तो अगर आप 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बनाना चाह रहे हैं तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल आएंगे? देखो, वो कह रहा है कि आपने जो सोल्यूशन बनाना है ना, उस सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 होना चाहिए, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कंसंट्रेशन से स्टार्ट किया कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में अगर 1 मोल आपको डालना पड़ रहा है तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल डालने पड़ रहे होंगे, x। तो यहां से x पहले निकालो, तो x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.1 मोल्स। मतलब आप 0.1 मोल्स ऑफ NaOH को डिसॉल्व करोगे इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर में। लेकिन वो मैस पूछ रहा है तो कोई मसला नहीं है बेटा, आप मोल्स को मैस में कन्वर्ट कर दो। ये देखो, मोल इज इक्वल टू मैस, अवर फॉर्मूला मैस। ठीक है, तो मोल कितने आपके पास? 0.1 है। मैस आपने निकालना है। NaOH का MR पता है कितना होता है? 40 होता है, 40। तो बेसिकली 40 से बस मल्टीप्लाई कर दो नेक्स्ट स्टेप में। मैस इज इक्वल टू 0.4 ग्राम्स, सॉरी 4.0 ग्राम्स। ये आ जाएगा जी। ठीक है, ये आपके पास मतलब आप 4 ग्राम लोगे NaOH का, उसको 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में डिसॉल्व करोगे तो ये 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ख्याल है हर पेपर में ये आता है ये क्वेश्चन कि आप सोल्यूशन बनाएंगे कैसे। मैं आपको सोल्यूशन बनाने का आज डिटेल में मेथड बता देता हूँ। जब भी बेटा सोल्यूशन बनाना हो, पहले समझ लें एक मेथड। जब भी आपने सोल्यूशन बनाना हो तो आप पहले एक बीकर लो, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आपने NaOH का सोल्यूशन बनाना है, ये चीज मतलब बनानी है आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का आपने सोल्यूशन बनाना है NaOH का। NaOH का सोल्यूशन बनाना है, लेकिन टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर।
और कितना NaOH आपको डिसॉल्व करना है ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 4 ग्राम। तो पता है क्या करो, आप पहले 4 ग्राम NaOH इसमें ले लो, 4 ग्राम NaOH, और ऊपर स्मॉल अमाउंट पता है किस चीज की लो, डिस्टिल वाटर की। डिस्टिल वाटर पहले स्मॉल अमाउंट में लो और इसको अच्छे तरीके से ना बेटा डिसॉल्व, इसको शेक करो ताकि ये डिसॉल्व हो जाए। जब 4 ग्राम स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा ना, फिर आप इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए उसमें ट्रांसफर कर दो। ठीक है जी, यहां तक आ गए। अब आप पता है क्या करोगे, बीकर खाली हो गया ना, लेकिन बेटा इस बीकर के जो वॉल्स है ना, उस वॉल्स पर कुछ ड्रॉप्स लगे होंगे जिनमें NaOH होगा। तो लिहाजा आपको क्या करना है, दोबारा इसमें डिस्टिल वाटर स्मॉल अमाउंट में डालकर इसको रिंस करना है। रिंस करने का मतलब होता है थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाला, बीकर को अच्छे तरीके से हिलाया ताकि बीकर की वॉल्स पर जो NaOH के ड्रॉप्स लगे हुए हैं तो वो उस डिस्टिल वाटर में दोबारा डिसॉल्व हो जाएं, और इस डिस्टिल वाटर को दोबारा बेटा इस मेजरिंग फ्लास्क में डाल दिया, और फिर आपने मजीद वाटर डालते रहना है until the total solution becomes 100 cubic centimeter। ठीक है जी, तो ये इसका मेथड होगा कि आपने क्या करना है कि डिसॉल्व 4 grams of NaOH in small amount of distilled water। डिस्टिल्ड वाटर में पहले बेटा उसको डिसॉल्व करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, ट्रांसफर दिस सॉल्यूशन इनटू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। बेटा देखो, आपको नेम, गिव द नेम एंड कैपेसिटी ऑफ एनी अपरेटस। आपको जिस अपरेटर, एक तो अपरेटस का नाम लिखना है कि अब आप इसको किस में ट्रांसफर करेंगे। जब भी सॉल्यूशन बनाना है यू नीड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा आप कहेंगे कि ट्रांसफर दिस सॉल्यूशन इनटू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर बेटा सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताने के बाद फिर आगे लाजमी बताओ एंड रिंस विद डिस्टिल्ड वाटर। और जो आपका बेटा बीकर होगा ना, जो जिसमें आपने ये डिसॉल्व 4 ग्राम ऑफ NaOH इन स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ बीकर, ये जो बीकर में बेटा आपने डिसॉल्व किया था ना, फिर आपने इसको रिंस करना है एंड रिंस द बीकर, रिंस द बीकर विद डिस्टिल्ड वाटर। इसको रिंस करना है दोबारा, ठीक है, ताकि जो कुछ NaOH के सॉल्यूशन के ड्रॉप्स वहां रह गए हैं वो भी दोबारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आ जाए। फिर क्या करना है बेटा, add more water until the total solution becomes 100 cubic centimeter। Add more distilled water into volumetric flask until the total solution becomes 100 cubic centimeter। ये है जी तरीका, ठीक है। आज के बाद जब भी सॉल्यूशन बनाना है तो जो आपका सॉल्ट होगा पहले उसको बीकर में डिसॉल्व करो, थोड़े से वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में। वो डिसॉल्व कर लिया, उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करो, और जो आपका बीकर है उसमें दोबारा डिस्टिल्ड वाटर डालकर उसको रिंस कर लो ताकि साइडों पर जो NaOH का सॉल्यूशन लगा हुआ है वो दोबारा रिंस होकर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में चला जाए, और फिर उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मजीद वाटर डालो जितना आपने टोटल सॉल्यूशन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द student 2 prepared 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर NaOH इंस्टेड ऑफ 1 मोल NaOH। देखो भाई, जो स्टूडेंट 1 था ना, पहला स्टूडेंट जो था, उसने NaOH कितना यूज किया था, NaOH उसने यूज किया था 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कंसेंट्रेशन का, राइट। अब जो स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 2 वो NaOH को यूज कर रहा है कितनी कंसेंट्रेशन, 0.1 मोल इंस्टेड ऑफ 1 के बजाय 0.1। वॉल्यूम उतना ही है कि इसलिए उसने मेंशन नहीं किया। वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ही ले रहा है, लेकिन इस दफा जो उसने यहाँ पर वो लिया है ना NaOH, उसकी कंसेंट्रेशन कम कर दी है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जो स्टूडेंट 1 था ना, उसने कहा हुआ है कि स्टूडेंट 1 ने जो NaOH लिया था वो एक्सेस में लिया था। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट 2 ने जो काम किया है, क्या इसके स्टूडेंट 2 की वजह से NaOH अब एक्सेस में होगा या नहीं होगा। मैं नीचे रिएक्शन आपके सामने लिखता हूँ।
ये जी C6H5 C6H5 COOCH3 है और ये NaOH, ठीक है। अब पहला काम हम करते हैं, इसके मोल निकाल लेते हैं ना बेटा। वॉल्यूम है बेटा इस NaOH का 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, वो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन कंसेंट्रेशन जो है इसकी वो 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। तो कोई बच्चा बेटा अगर मोल निकाल ले, कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम को ना कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो मुझे मोल बता देगा कोई बच्चा के मोल कितने आ रहे हैं NaOH के? NaOH के कितने मोल आ रहे हैं बेटा? वॉल्यूम को कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। 1 into 10 to the power minus 3. 0.001, ओके, 0.001। और बेटा कोई बच्चा मुझे ये भी बता दे कि इस मिथाइल बेंजुएट के कितने मोल आ रहे हैं? आप कहेंगे भाई इसका कैसे बताएंगे? तो ये देखो, मिथाइल बेंजुएट का मैस, एक तो MR गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं है, मिथाइल बेंजुएट का MR इज गिवन, और मिथाइल बेंजुएट का मैस भी दिया हुआ है उसने। ये देखो जरा भाई, ये पहले स्टेप में देखो, मिथाइल बेंजुएट का मैस गिवन है ना 1.242, तो यहां पर हम इसके भी निकाल लेते हैं। 1.242 डिवाइडेड बाय MR कितना है? 136। तो बेटा इसके कितने आ रहे हैं जी मोल्स? सर 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3, ठीक है, 0.009। ये आपके पास आ रहे हैं 0.00913। अब जरा बात गौर से सुनने वाली है जी। देखो इक्वेशन में, अब अगर ऊपर भी देखोगे ना, इक्वेशन में 1:1 रेशियो है, 1:1 रेशियो, मतलब अगर आप कंप्लीट रिएक्शन चाहते हो तो दोनों के इक्वल मोल्स होने चाहिए। मिथाइल बेंजुएट के मोल्स हैं 0.00913 और NaOH के मोल हैं 0.001। किसके मोल कम है भाई? लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? NaOH इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस दफा NaOH लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मुझे ये बताओ कि जो पहला आपके पास वो था ना बेटा, जो आपके पास पहला स्टूडेंट था, उसने NaOH एक्सेस में डाला था, उसने NaOH एक्सेस में डाला था, लेकिन ये जो स्टूडेंट नंबर 2 है, इसने NaOH अब एक्सेस में नहीं डाला। अब NaOH आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है और इसके मोल कितने हैं? 0.001। तो अब मैं ऊपर मेन इक्वेशन पे चलता हूँ। 0.001, ये देखिएगा बेटा, अब ये 0.001 है, तो बताओ ये कितना बनेगा? 0.001 बनेगा। और ये बेंजोइक एसिड भी कितना बनेगा? 0.001 बनेगा। स्टूडेंट 2 बेंजोइक एसिड इतना बना रहा है 0.001, और स्टूडेंट 1 कितना बना रहा था? इससे ज्यादा बन रहा था, कम? स्टूडेंट 1 के लिए याद रखो, स्टूडेंट 1 के लिए, क्योंकि स्टूडेंट 1 जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उस टाइम आपका मिथाइल बेंजुएट लिमिटिंग रिएक्टेंट था 0.00913। जब स्टूडेंट 1 कर रहा था ना बेटा, स्टूडेंट 1, तो उस टाइम ये जो आपका मिथाइल बेंजुएट था ये था 0.00913 और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट था आपका। तो बताएं स्टूडेंट 1 ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो बेंजोइक एसिड कितना बना था? बताएं जरा जी बेटा, बोले 0.009. जी 0.00913। और स्टूडेंट 2 ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो अब बेंजोइक एसिड कितना बन रहा है? बेटा जल्दी से बोले ना, टाइम हमारे पास कम है भाई। बेटा मुझे बताएं, स्टूडेंट 2 ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो बेंजोइक एसिड कितना बना? 0.001. जी। तो अब बेटा इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि क्या लिखना है। वो कह रहे जी कि स्टूडेंट 2 ने जब 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर NaOH यूज किया इन स्टेप 2, स्टेट हाउ दिस वुड अफेक्ट the final mass of benzoic acid form, explain using the calculation how you came to this conclusion, effect on mass। तो बेटा आप लिखेंगे कि जो mass है of benzoic acid वो डिक्रीज होगा, mass of बेंजोइक, क्योंकि मोल्स कम बन रहे हैं ना। अब स्टूडेंट 2 0.001 मोल बना रहे हैं, तो मास ऑफ बेंजोइक एसिड विल डिक्रीज, ठीक है। तो अब बेटा इसमें इस तरह करते हैं, जरा थोड़ा सा साफ सुथरे से कैलकुलेशन करते हैं। स्टूडेंट 1 ने जो किया था ना बेटा, स्टूडेंट 1, इसके केस में मोल्स ऑफ मिथाइल बेंजुएट जो थे
वो आप लोगों ने बताए हैं 0.00913। सो क्योंकि 1:1 रेशो है तो मोल ऑफ बेंजोइक एसिड भी कितने बनेंगे, मोल ऑफ बेंजोइक एसिड जो होंगे वो 0.00913 बनेंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इन एक्सेस, NaOH जो था इज इन एक्सेस, वो एक्सेस में था। लेकिन जब स्टूडेंट 2 ने एक्सपेरिमेंट किया, स्टूडेंट 2 ने, तो उसमें मोल्स ऑफ NaOH आपके पास आ रहे हैं 0.001। तो मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे 0.001। और यहां पे आप लाजमी बताएंगे कि मोल्स ऑफ मिथाइल बेंजोएट इज इन एक्सेस। बस मिथाइल बेंजोएट इज इन एक्सेस ये लिखना लाजमी है ताकि आप उसको ये बता दें कि इस दफा ये कंट्रोल नहीं कर रहा, मिथाइल बेंजोएट एक्सेस में है। अब आपके पास बेटा 0.001 मोल बन रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर 0.001 मोल NaOH के यूज हो रहे हैं जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब है कि बेंजोइक एसिड भी 0.001 मोल बनेगा। ठीक है बेटा, ये उम्मीद आपको कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिफ्लक्स द मिक्सचर इन स्टेप 5। देखो रिफ्लक्स का मतलब होता है हीट करना। किसी भी रिएक्शन को हीट क्यों किया जाता है भाई, हीट इसलिए किया जाता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन उसका स्पीड अप हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन उसका इंक्रीज हो। लेकिन फिर अगर सिर्फ यहाँ पर हीट कर देते हैं ना, रिफ्लक्स क्यों कर रहे हैं, रिफ्लक्स इसलिए करते हैं ताकि आपके जो कंपोनेंट्स है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको पता है जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतने ज्यादा नहीं होते, तो उनको एवापोरेट होने से बचाने से, एवापोरेशन से बचाने के लिए आप उनको रिफ्लेक्स करते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि आपने ऊपर कंडेंसर लगाया हुआ है। तो दो बातें आपने लिखनी है यहाँ पर, दो बातें। पहली बात, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन and reflux enables us to heat the mixture without evaporating, without evaporating। बेटा ये लाजमी बताना है कि रिफ्लक्स की वजह से जो आपका मिक्सचर है वो एवापोरेट नहीं होगा। Why a naked flame is not used in step 5? बेटा ऑर्गेनिक में जब भी एक क्वेश्चन आए कि आप उसको डायरेक्ट हीट क्यों नहीं कर रहे, वाटर बाथ के जरिए हीट कर रहे हैं या हीट अंडर रिफ्लक्स कर रहे हैं, तो आपने बताना है कि डायरेक्ट हीट इसलिए नहीं करते कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, तो जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स या सब्सटेंस का वर्ड लिख दें क्योंकि प्रोडक्ट भी तो आपके फ्लेमेबल होते हैं। तो सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस में सारे आएंगे, सब्सटेंसेस आर फ्लेमेबल। ठीक है, अच्छा, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग द लिक्विड इन स्टेप 6। देखो स्टेप 6 में वो कह रहा था कि आपने जब इसको हीट कर लिया ना, यहां पर जब आपने इसको हीट कर लिया, तो हीट करने के बाद रिएक्शन हो गया, तो आप इसको ट्रांसफर क्यों कर रहे हो, यहीं पर क्रिस्टल क्यों नहीं बना रहे राउंड बॉटम ग्लास Anti-bonding में। crystals. यस, ताकि आप यहाँ चाहते हो कि जो एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स आपने डाले थे उसको तो पहले निकालें, तो उसके बाद क्रिस्टल्स बनेंगे। तो इसलिए जो पोरिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पर कह रहा है कि पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग द लिक्विड इन स्टेप 6 टू रिमूव द एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स, ताकि उनको रिमूव कर सके, टू रिमूव द एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स। अच्छा जी, why the students should do to confirm that mixture has been acidified, what the student should do to confirm that the mixture has been acidified in step 7। देखो रिएक्शन की तरफ आओ। पहले जब आपने ये रिएक्शन किया था ना बेटा, पहले रिएक्शन में तो हो रही थी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ना, बेसिक हाइड्रोलिसिस, तो ये सॉल्ट बना। क्योंकि आप बेंजोइक एसिड बनाना चाहते हो, आपको पता है ये बेसिक सॉल्ट है क्योंकि C6H5COO- ये बेस है ना, इसके अंदर आपने एसिड डालना है तो बेंजोइक एसिड बनेगा। वो कह रहे हैं कि आप ये कैसे कंफर्म करोगे कि सॉल्यूशन आपका एसिडिफाइड हो गया, मतलब एसिडिफाइड का मतलब कि आपने इतना HCl डाल दिया है कि सारे का सारा सॉल्ट बेंजोइक एसिड में चला गया है। मतलब आपको एक्सेस में डालना होगा ना,
ताकि अगर कम डालोगे तो कुछ सॉल्ट बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो आपको इतना एसिड डालना है कि सारे का सारा जो सॉल्ट है वो बेंजोइक एसिड में चला गया। ये कंफर्म कैसे करोगे कि अब सॉल्यूशन आपका एसिडिफाइड हो गया? तो बेटा इसको कंफर्म करने का वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप कहीं पीएच पेपर वगैरह नहीं डालोगे बेटा। बेस्ट मेथड क्या होता है? बेस्ट मेथड ये होता है कि आप इंडिकेटर यूज करो। इंडिकेटर का कोई नुकसान नहीं है बेटा। इंडिकेटर रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा। इंडिकेटर सिर्फ आपको बताएगा कि रिएक्शन जो मिक्सचर है वो एसिडिक है या बेसिक है। अभी आप ये चेक करना चाहते हो कि सॉल्यूशन आपका एसिडिफाइड हो गया या नहीं हो गया, तो आप इसमें अच्छा आपको इंडिकेटर का नाम आपको लाजमी बताना है कि एड फिनोफ्थलीन कर लो या एड मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, कोई भी आप इंडिकेटर डाल दो, एड फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। बेटा फिनोफ्थलीन का कलर चेंज आपको पता होना चाहिए। फिनोफ्थलीन बेस में पिंक होता है और एसिड में कलरलेस। ठीक है, इट वुड बी कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। अगर तो वो कलरलेस हो गया ना, अगर तो फिनोफ्थलीन कलरलेस हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सॉल्यूशन एसिडिफाइड है। आपने इतना एसिड डाल दिया है कि सारे का सारा सॉल्ट बेंजोइक एसिड में चला गया। डिस्क्राइब व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट। सर मिथाइल ऑरेंज का भी बता दें। पर आपको ये जो कलर चेंज है ये सारे याद रखने होंगे। ये पिंक टू कलरलेस होता है। बेटा ये जो फिनोफ्थलीन है ये बेस में पिंक होता है। हाँ, तो पिंक टू कलरलेस होता है। जी बेटा, बेस के अंदर ये क्या होगा? बेस के अंदर ये होगा आपका पिंक, और एसिड में होगा ये आपका कलरलेस। अच्छा, ये जो मिथाइल ऑरेंज है ना बेटा, मिथाइल ऑरेंज ये एसिड में होगा आपका रेड और बेस में होगा येलो। बेस में होगा येलो और एसिड में होगा रेड। अच्छा, अब आ जाए बेटा नेक्स्ट पार्ट पर। डिस्क्राइब व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व एज द सोडियम बेंजोएट मिक्सचर इज एसिडिफाइड इन स्टेप 7। ये जरा देखें भाई, ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है, कह रहा है कि आप जब इस बेंजोएट में ना एसिड डालेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी? जरा रिएक्शन मिक्सचर को देखिए, कोई गैस बन रही है, कोई सॉलिड बन रहा है, कोई कलर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? सॉलिड बन रहा है, प्रेसिपिटेट्स विल फॉर्म, प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे भाई। ठीक है, तो इसमें जब आप एसिड डालेंगे तो सॉलिड मीन प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे। तो प्रेसिपिटेट को आप पीपीटी लिख दें, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म ड्यू टू दी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की वजह से प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। अच्छा, एफ पार्ट देखें, व्हाई इट इज नेसेसरी टू कूल द मिक्सचर बिफोर फिल्टरिंग इन स्टेप 9। अब जरा स्टेप 9 पहले पढ़ते हैं, और वो स्टेप 9 में ये कह रहा है कि फिल्टर करने से पहले ना आप रिएक्शन मिक्सचर को कूल क्यों करना चाह रहे हो? स्टेप 9 में फिल्टर करने से पहले रिएक्शन मिक्सचर को कूल क्यों करना चाह रहे हो? जरा स्टेप 9 पहले देखते हैं ये है क्या स्टेप 9। देखो बेटा, स्टेप 9 के अंदर जो आपके पास बेंजोइक एसिड के प्रेसिपिटेट बने थे ना, यहां पर स्टेप 8 तक ना आपके पास प्रेसिपिटेट बन गए बेंजोइक एसिड के। लेकिन ये बेटा अभी प्योर तो नहीं है ना, इसमें इंप्योरिटीज हो सकती हैं, क्योंकि इसमें साथ अल्कोहल भी था, तो इसमें HCl भी साथ अटैच हो सकता है थोड़ा सा। तो इसकी वजह से अभी इसको आपने प्योर करना है। तो फॉर द प्यूरिफिकेशन आप रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन ये होता है, मैंने आपको मेरे ख्याल ऊपर भी बताया, कि आप इस बेंजोइक एसिड को ना, जो प्रेसिपिटेट थे, इसको आप हॉट वाटर में डाल दो। वैसे तो बेंजोइक एसिड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन हॉट वाटर में जाहिर बात है डिसॉल्व हो जाएगा और इंप्यूरिटीज भी डिसॉल्व होंगी। फिर उस हॉट वाटर को जब आप कूल डाउन करोगे तो बताओ ये बेंजोइक एसिड की क्या सॉल्युबिलिटी कम होगी कूलिंग से या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपको पता है ना, जब भी क्रिस्टल्स बनाते हैं आप पहले सॉल्यूशन को हीट अप करते हैं, फिर उसको कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने का पर्पस ये होता है ताकि सॉल्युबिलिटी कम हो और प्रेसिपिटेट और क्रिस्टल्स बने। तो यहाँ पर हॉट वाटर में डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व करने के बाद अब इसको कूल डाउन करो, क्योंकि बेंजोइक एसिड इज लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। बेंजोइक एसिड कोल्ड वाटर में तो सॉल्युबल नहीं है ना, तो कूल डाउन करेंगे तो उसके प्रेसिपिटेट और क्रिस्टल्स बन जाएंगे, फिर आप इसको फिल्टर करें। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे यहाँ पर कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू कूल द मिक्सचर।
तो मिक्सचर को कूल करने का ये मकसद है ताकि सॉल्युबिलिटी बेंजोइक एसिड की कम की जा सके और उसके क्रिस्टल्स बने, क्योंकि बेंजोइक एसिड is less soluble in cold water and crystals will form in cold water. बेटा जितनी आप स्लो कूलिंग करते हैं ना, जितनी स्लो कूलिंग करते हैं उतने बिगर साइज के क्रिस्टल्स बनते हैं, और जितनी आप फास्ट कूलिंग करेंगे, फास्ट कूलिंग का मतलब ये है कि आपका वो हॉट सॉल्यूशन था, आपने उठाकर उसको फ्रिज में रख दिया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो ये फास्ट कूलिंग हो रही है, तो अब फिर क्रिस्टल का साइज छोटा बनता है। तो ये एक एडिशनल चीज है जो मैंने आपको बताई है। जी पार्ट पर आ जाए। प्योर बेंजोइक एसिड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट 122, लेकिन अच्छा ये आपको पता है कि प्योरिटी को चेक करने का ये तरीका होता है, आप उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को चेक करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट स्टूडेंट 1 ने बनाया उसका मेल्टिंग पॉइंट 119 है, इसका मतलब है ये इम्प्योर है, इसमें कुछ चीज अंदर क्रिस्टल का हिस्सा बनी हुई है, इम्प्योरिटीज इसमें है। दिस स्टूडेंट सजेस्ट्स the melting point of the product was lower than the expected because it contains some water. What the student should do to ensure that the product no longer contain water? बेटा वाटर को evaporate करवाना है, तो अब क्या करेंगे, उस क्रिस्टल को या उस प्रेसिपिटेट को ना ड्राई करो। अच्छा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा भाई कि वाटर निकल गया है? आपने एएस में प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिकल लाजमी किया होगा बेटा, हीटिंग टू कांस्टेंट मैस किया है ना ये प्रैक्टिकल, कि आप उस टाइम तक हीट करते हो जब आप जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे होते हो, किसी नाइट्रेट ग्रुप 2 नाइट्रेट को डिकम्पोज कर रहे हो, तो आप हीट करते हो और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, लेकिन फिर हीट करते हो, फिर मजीद निकल जाती है, तो आप उस टाइम तक हीट करते रहते हो जब तक कि कांस्टेंट मैस ना आ जाए। तो हीट टू कांस्टेंट मैस, यहां पर भी बेटा ये करेंगे कि आपने प्रेसिपिटेट को ड्राई करना है। ड्राई द प्रेसिपिटेट, ड्राई किया, फिर उसका वे किया, फिर ड्राई किया, फिर वे किया। हर दफा जब ड्राई करेंगे ना तो वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि वाटर एवापोरेट हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सारे का सारा वाटर एवापोरेट हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि until constant mass dry the precipitate and reweigh, और ये काम करते रहेंगे कब तक? until the constant mass is obtained। ठीक है जी, तो फिर आप को कंफर्म हो जाएगा कि वाटर सारा एवापोरेट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखें, कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ बेंजोइक एसिड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1.242 ग्राम ऑफ मिथाइल बेंजोएट। देखो इस तरह करो कि मिथाइल बेंजोएट के ना आप पहले मोल निकाल लो, मोल्स ऑफ मिथाइल बेंजोएट निकाले थे ना वैसे अभी, 1.242 डिवाइडेड बाय 136, बेटा क्या निकाले थे? जल्दी से कोई बच्चा बताएगा? 0.00913। अच्छा बेटा 1:1 रेशियो है ना, 1:1 रेशियो आपको पता है, अभी ऊपर मैं फिर दोबारा दिखा देता हूँ कि जितना आपने ये लिया है ना यहाँ पर मिथाइल बेंजोएट, उतना ही बेंजोइक 1:1 रेशियो है। तो जितने, क्योंकि NaOH एक्सेस में है, राइट, NaOH इज इन एक्सेस, तो जितना मिथाइल बेंजोएट यूज होगा उतना बेंजोइक एसिड बनेगा। तो मोल ऑफ बेंजोइक एसिड ये है बेटा, तो मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड भी यही होंगे, मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड इज इक्वल टू 0.00913। अब मैस पे जाना है, इसके MR से मल्टीप्लाई कर दो भाई, मैस ऑफ बेंजोइक एसिड 0.00913, MR बेटा ये आ रहा है 122, तो कितना आ रहा है? 1.11 ग्राम। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, फिर इसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन करना है जो कि बड़ा ट्रिकी है, इसमें आपको काफी चीजें सिखानी है बेटा। ये अगला क्वेश्चन छोटा है, ठीक है, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। स्टूडेंट 3 produces 0.825 gram of benzoic acid from 1.242 gram of methyl benzoate. Calculate the percentage yield। बेटा स्टूडेंट 3 ने कितना बनाया? 0.825, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमने जो इसकी थ्योरेटिकल यील्ड निकाली थी, बनना कितना, अगर ये इसकी थ्योरेटिकल यील्ड है ना बेटा बेंजोइक एसिड, ये थ्योरेटिकल है, ये जो आपने 1.11 निकाला है, क्या परफॉर्म करके या ये हमने कैलकुलेशन से निकाला है? दिस इज कैलकुलेटेड यील्ड, ये आपकी कैलकुलेटेड यील्ड है, ठीक है।
और ये आपकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, ये जो स्टूडेंट ने निकाली है ना, दिस इज एक्सपेरिमेंटल यील्ड। अब ये है कि 0.825 जो स्टूडेंट ने निकाली, आनी कितनी चाहिए थी 1.11 टाइम्स 100। ये आपके पास परसेंटेज यील्ड इस तरीके से आप निकालते हो। आपको फॉर्मूला ओ लेवल से पढ़ा हुआ है कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू लोअर यील्ड ऊपर, बिगर यील्ड नीचे, या एक्सपेरिमेंटल यील्ड ऊपर रखोगे डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड यील्ड इनटू 100। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 74%। 74% आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पीएच से रिलेटेड और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्योर वाटर डिसोसिएट्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन शोन। देखिए जी, वाटर के अंदर ना, प्योर वाटर के अंदर आयंस तो होते हैं लेकिन ना होने के बराबर। आपको पता है कि वाटर की जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है? Kw की वैल्यू आपको याद है ना, 1.0 टाइम्स 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर Dm-6। मतलब इतने आयंस होते हैं, H और OH आयन के जो प्रोडक्ट है वो इतने होते हैं, बहुत कम, ना होने के बराबर। ठीक है, लेकिन स्टिल वाटर में H आयन और OH आयन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज नोन एज Kw, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। At 25 degree, Kw has a value of this. pH of pure water at 25 degree is 7। ये आप लोगों को बेटा, अगर आपने मेरे से इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो मैंने ये क्वेश्चन बच्चों को लाजमी करवाता हूँ कि कैलकुलेट द pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपके पास ये नोट्स होना भी चाहिए। अ स्टूडेंट फाइंड्स द pH ऑफ प्योर वाटर एट 35, और ये भी मैं लाजमी करवाता हूँ कि हायर टेम्परेचर पर pH क्या होगी। अ स्टूडेंट फाइंड्स द pH ऑफ प्योर वाटर at 35 डिग्री is 6.84। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से आपका जो वाटर है वो एसिडिक हो गया, ये मतलब नहीं है। जो न्यूट्रल पॉइंट है वो नीचे चला गया, वो 7 से नीचे हो गया। अभी भी आप कहेंगे एच आइन और OH आइन इक्वल है, क्योंकि देखो ना, वाटर जब टूटेगा तो अगर एक H आइन बनेगा तो एक ही OH आइन बनेगा ना। तो ये नहीं हो सकता कि टेम्परेचर के बढ़ाने से एसिडिक या बेसिक हो रहा है, नहीं, न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट कर रहा है, कभी नीचे या ऊपर हो सकता है। तो कह रहा है कि 35 डिग्री पर जो प्योर वाटर की pH है वो 6.84 है। तो यहां पर हम एक अगर रिलेशन भी बेटा साथ साथ लिखते जाए ना, क्योंकि आगे ये फिर हमें काम आएगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से, पहले बताओ टेम्परेचर के बढ़ाने से Kw पर क्या फर्क पड़ता है। ये आपको पता है ना, डिसोसिएशन है। तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर क्या ज्यादा आयोनाइज होगा या कम होगा, ये बता दो। ज्यादा आयोनाइज होगा, ज्यादा। H आइन और OH आइन ज्यादा बनेंगे। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से Kw बढ़ेगा? यस यस जी सर। सर। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ाने से pH क्या होती है? कम होती है। ये स्टेटमेंट हमें बता रही है, और वैसे भी आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाया तो pH कम होगी, टेम्परेचर कम किया तो pH बढ़ गई, है ना। 25 डिग्री पर 7 था, 35 डिग्री पर 6.84। तो इस रिलेशन से तो बेटा एग्री कर रहे हैं ना, क्योंकि ये आगे हेल्प करेगा आपको भी कि यस सर। टेम्परेचर और Kw का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन टेम्परेचर और pH का इनवर्स रिलेशन है। आगे चलते हैं अब। बेटा देखें, उसने कहा है कि स्टूडेंट फाइंड्स द pH ऑफ प्योर वाटर एट 35 डिग्री, और द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट हाउ द टेम्परेचर इफेक्ट द pH ऑफ प्योर वाटर and determines a value for the enthalpy change for the dissociation of delta H. The student records the pH of pure water at different temperature. A line of best fit from the result of student investigation is shown. देखें जी, ये आपका है 25 डिग्री ना, ये जरा चेक कीजिएगा। 25 डिग्री पर जो pH है कितनी आ रही है बेटा, बोलिएगा। 7। 7 आ रही है। 20 डिग्री पर pH कितनी थी? 7 से ज्यादा थी। 30 डिग्री पर कम हो रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है pH कम होती जा रही है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि H आइन बढ़ रहे हैं भाई, ये न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं जी। ये जरा आप लोगों ने बेटा नोट रखना है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से pH कम होती जा रही है। अब आते हैं जी हम यहाँ पर, यूज द फिगर 2.1 टू कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर एट 45 डिग्री। 45 डिग्री पर आपने हाइड्रोजन आयन बताना है बेटा। 45 डिग्री पर अगर आप देखो 6.70।
ये तो पीएच है ना, आपने हाइड्रोजन आयन बताना है। तो क्या इक्वेशन में लगा देंगे 6.70 आ रहा है, 6.70। तो आप ये करोगे, पीएच का एंटी लॉग ऑफ फॉर्मूला 6.70। 6.70 माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। बट आप लोगों को पता है ना एंटी लॉग लेने का तरीका सारा कुछ, तो वो आपने, जिनको नहीं पता सुन ले। पहले मैं माइनस का साइन इधर लेकर आता हूँ, माइनस 6.70 लॉग ऑफ एच आयन। अब आप बेटा एंटी लॉग ले लोगे। एंटी लॉग अभी आपको कैलकुलेटर पे लेना सिखा देता हूँ। तो एंटी लॉग देंगे, यहाँ से लॉग कैंसिल हो जाएगा। अब कैलकुलेटर पे आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, शिफ्ट, फिर बेटा लॉक का बटन प्रेस करें। जब आप शिफ्ट और लॉक का बटन प्रेस करेंगे ना, तो आपकी स्क्रीन पर ये आ जाएगा। ये 10 रेज टू पावर इस तरह जी सर। ऐसे सर आएगा। 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -7। 2 into 10 to the power 1.99 टाइम्स 10 रेज टू पावर -7, तो इसको 2 कर ले। ठीक है जी, आ जाए आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये आ रही है जी। इन्होंने बताया 1.995 टाइम्स 10 रेज टू पावर -7। तो बेसिकली ये आप जो मर्जी लिख दें। अच्छा अब बेटा देखिए, आपके पास हाइड्रोजन आयन आ गया। मुझे ये बताओ, जब एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, तो अगर एक एच आयन बनेगा, तो क्या उतने ही ओ एच आयन भी नहीं बनेंगे? क्या उतने ही बनेंगे? Yes. क्योंकि देखो ना, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से टूट रहा है, एक एच आयन बनेगा तो एक ओ एच आयन बनेगा। अगर एच आयन बने हैं इतने, कितने, 2.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर -7, तो ओ एच आयन भी तो इतने ही बनेंगे ना भाई। तो ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी केडब्ल्यू आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द केडब्ल्यू एट 45 डिग्री। केडब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? केडब्ल्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन और कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन। आपको पता है अगर एच आयन इतने बन रहे हैं तो ओ एच आयन भी इतने ही बनेंगे। तो बस आप इनको मल्टीप्लाई कर ले, आंसर आ जाएगा 2.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर -7 4 into और 10 to the power 2.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर -7। क्या आ रहा है जी केडब्ल्यू? 4 into 4 into 10 power 14 3.98 so 4 into 10 is power 4 और टाइम्स 10 रेज टू पावर 14। -14। अब बेटा देखें, पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि के डब्ल्यू जो है 25 डिग्री पर कितना था। 25 डिग्री पर था 1.0 टाइम्स 10 रेज टू पावर -14 और 45 डिग्री पर कितना हो गया 3.98। पावर देखिएगा, पावर सेम है, -14 दोनों की, लेकिन ये 3.98। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये बात ठीक कही थी ना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन ज्यादा होगी, के डब्ल्यू बढ़ेगा, और के डब्ल्यू के बढ़ने से पीएच क्या हो रही है? ड्रॉप हो रही है। ये भी हमने ये आपको ये ग्राफ भी बता रहा है। अब स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द के डब्ल्यू एंड टेम्परेचर। तो रिलेशनशिप बेटा ये है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के डब्ल्यू भी बढ़ेगा। by increasing the temperature kW increases। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, मैंने ये कैलकुलेशन पहले कर ली थी क्योंकि इसमें बहुत टाइम फिर जाया हो जाएगा ये, लेकिन हम देख लेते हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा बीच में। द स्टूडेंट डिटरमिन्स द kW एट अ रेंज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। ये देखें ना, ये 283 पर ये kW आ रहा है, 293 केल्विन पर ये आ रहा है, 303, मतलब 10-10 डिग्री का ना उसने फर्क डाला। ठीक है, अच्छा अब देखना, कह रहे कि कंप्लीट द टेबल 2.1 रिकॉर्ड 1/t। एक तो बेटा आपने ये करना है कि ये जो 283 टेम्परेचर है ना इन केल्विन, इसको 1/t करो और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसको बस 1/283 करते जाओ बेटा। 1/283, ये 1/293, तो इसको डिवाइड करोगे ये आता जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि रिकॉर्ड लॉग के डब्ल्यू, लॉग ऑफ के डब्ल्यू, ये जो के डब्ल्यू था इसका लॉग लेना, बस लॉग का बटन प्रेस करो और ये लिखो बेटा, लॉग का बटन प्रेस करो, 2.93 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -15 करो, तो आपके पास ये वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, और 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने के डब्ल्यू की वैल्यू देखो, इसमें बस यही चीज चेक करते हैं कि ये 2 डेसिमल प्लेसेस, ये देखो ये आपने करना है। अच्छा, अब ये तो आपको 2 मार्क्स इसके मुफ्त के मिल जाएंगे अगर आपने थोड़ा ध्यान से किया। प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रिड
To show the relationship between log kW and 1/t, use cross to plot each at a point, draw a line of best fit, or circle the one point on the graph that you consider the most anomalous. और फिर आपने उसकी रीजन भी बतानी है और ये बता। पर ये देखेंगे मैंने थोड़ी सी वर्किंग की थी, लेकिन आप लोग ना जरा इसको कंफर्म करेंगे और देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है। पहले तो इस तरह करें ना बेटा, एक काम करें, पहले तो इसकी पिक्चर लेना, पहले इसकी पिक्चर लें, शाबाश जल्दी से इसकी पिक्चर लें और फिर ये देखिएगा कि ये प्लॉटिंग ठीक है या नहीं। पिक्चर आपने ले ली होगी, मैं भी जरा ये देखेंगे। अब जरा आप लोग ये जो दो डॉट नजर आ रहे हैं इसको इग्नोर कीजिएगा, ये मैंने ग्रेडियंट निकाला हुआ है, ये इसको और इस येलो डॉट को बेटा इसको इग्नोर करें, बाकी डॉट्स देखें आप। और ये जो ब्लैक वाला है इसको भी इग्नोर करें बेटा, ये जो ब्लैक वाला है ये भी इग्नोर करें, ये वाला ये ऐसे ही डाला। अच्छा बेटा, ये मैंने प्लॉटिंग करने के बाद ना जब लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ की तो बड़ा क्लियर मुझे पता चला कि ये जो पॉइंट है जो मैं भी ग्रीन कलर से मार्क करूं बेटा, ये दिस इज द एनामलस पॉइंट ना। आप देख सकते हैं बाकी तो कोई एनामलस नहीं है जो इस पैटर्न के ऊपर फिट नहीं हो रहा, वो यही है जो ग्रीन कलर से मैंने निशान लगाया बेटा, ये वाला, ये आपका एनामलस पॉइंट है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहे हैं कि सर्कल दी वन ऑफ द पॉइंट ऑन दी, वो तो हमने कर दिया। हाँ ये बेटा पार्ट जो है ना, ये अक्सर बच्चे इसको, और ये बड़ा कंफ्यूज होता है, इतना आसान था, इसकी रीजन बताना। सजेस्ट वन रीजन टू एक्सप्लेन द anomalous point you have circled. Assume there was no error in determining the kW. वैसे आप लोग गेस करें क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं, शाबाश। क्या होगा जी इसका आंसर? जी बेटा। Sir, pH at low level. देखें, पहली बात तो ये देखें कि ये किस पॉइंट पर आ रहा है ना, पहले तो हम ये देखते हैं। ओहो, ये इधर आ रहा है जी, ये आ रहा है आपका 2.92 पर ना, 2.92 टाइम्स 10⁻³ ये 2.92 टाइम्स 10⁻³ की जरा ट्रेस करें ना, ये क्या आ रहा है? 343 केल्विन बन रहा है। अब बेटा पहले ये चीज मुझे बताएं कि टेम्परेचर और KW का आपस में क्या रिलेशन है? मैंने आपको क्या बताया था, इसके क्या क्या रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन। इसका डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। मतलब अगर मैं इस तरह कहूं कि इस बात से आप एग्री करते हैं ना कि KW विल बी लार्ज इफ T इज हाई, इस बात से एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. Yes. और KW विल बी स्मॉल इफ T इज लो। अब आप जरा इस ग्राफ को देखें कि इस ग्राफ में ये जो एनामलस पॉइंट आ रहा है, ये जो एनामलस पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को असल में यहां पर आना चाहिए था, इस जगह पर ये, लेकिन ये तो कम आ रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। KW की वैल्यू थोड़ी स्मॉलर आ रही है। इसको देखो ना, इस लाइन के ऊपर जो पैटर्न है कि सब पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इसको इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए था, लेकिन ये इस पॉइंट पर नहीं आ रहा। तो अब जरा आप इस रिलेशन को जरा सोचो दोबारा कि आपकी जो एनामलस पॉइंट है, जो KW का आपने पॉइंट, जो KW की वैल्यू आपकी आ रही है वो स्मॉल आ रही है ना, वो आपकी स्मॉल वैल्यू आ रही है, बिगर आनी चाहिए थी, ऊपर की तरफ थोड़ी आनी चाहिए थी ना, लेकिन आपकी वैल्यू कम आ रही है। तो अब बेटा अगर ऑब्जर्व KW इज, किधर गया जी वो रिलेशन, हाँ, अगर आपकी ऑब्जर्व KW इज स्मॉल, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपने उसको मेजर किया है एट T लोअर टेम्परेचर। भाई आपने उसको लोअर टेम्परेचर पे मेजर कर लिया, इसलिए KW स्मॉल आ रहा है।
अगर आप उसको उसके नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो असल में होना चाहिए था, उस पर मेजर करते ना, तो ये KW की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर आनी थी। लेकिन आपके KW की वैल्यू उस पॉइंट पर नहीं आ रही, उससे नीचे आ रही है, स्मॉलर वैल्यू आ रही है। इट मींस कि आपने वो जो, क्योंकि KW और T का डायरेक्ट रिलेशन है, अगर KW की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब है आपने उसको स्मॉलर टेम्परेचर पर मेजर किया है। किसके मुकाबले में भाई? अभी ये जो एनएमएलएस पॉइंट आ रहा है ना आपका, ये आ रहा है 343 पर। अगर तो आप बेटा 343 पर मेजर करते ना, अगर तो आप 343 पर मेजर करते, तो आपका पॉइंट यहीं पर आना था, ये इस जगह पर आना चाहिए था। लेकिन आपने 343 लिखा तो है, लेकिन इस पर मेजर नहीं किया। किस पर मेजर किया है? 343 से कम पर मेजर किया होगा या ज्यादा पर मेजर किया होगा? कम पर। जी, अगर ज्यादा पर मेजर करते तो KW की वैल्यू यहाँ पर आती, कि ऊपर आ जाती इस लाइन से। तो इसलिए यहाँ पर बेटा आपको ये बताना है, और हाँ, बस इसमें ये बात आपको बतानी है कि अच्छा, अब KW जो है, ये तो आप कहाँ से मेजर कर रहे हैं भाई? KW की वैल्यूज कहाँ से आई हैं, ये बताएं जरा। The कि table KW से। की वैल्यूज आपने कहाँ से निकाली हैं? KW की वैल्यू आपने H pH से plus T निकाली है भाई। concentration. तो बेसिकली आप pH से काम कर रहे हैं। तो आपने जो pH रिकॉर्ड किया ना, वो आपने लोअर टेम्परेचर पर रिकॉर्ड किया। तो ये आपने बताना है यहाँ पर कि pH was recorded at a lower temperature than 343 केल्विन। 343 केल्विन के मुकाबले में आपने कम टेम्परेचर पर pH मेजर की, जिसकी वजह से आपके पास KW भी क्या आ रही है? कम आ रही है। अच्छा बेटा, अब आ जाएं इस लास्ट पार्ट पर। द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉग ऑफ KW एंड 1/T इज गिवन बाय द इक्वेशन शोन। अच्छा, आप सबको मुझसे बेहतर ये बात पता होगी, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। पर इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं? एक y और एक x। c क्या है इसमें? इंटरसेप्ट। और m क्या है? स्लोप है। बेसिकली m ग्रेडियंट होगा आपका। तो यहां पर बेटा आपका ये log ऑफ KW y एक्सिस पर लिया होता है ना इस ग्राफ में, तो ये आपका y हो गया। ये जो है ना बेटा आपका, देखिए t, ये 1/T है। ये 1/T आपका x एक्सिस पर लिया होता, तो ये बेटा आपका x है, प्लस c कांस्टेंट ऐसे ही आ रहा है, और ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा है ना, ये माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाय 2.303 r। ये क्या चीज है भाई? Gradient. Gradient. ये आपका स्लोप है, ग्रेडियंट है। ठीक है, तो आपने ग्रेडियंट भी तो निकालना था भाई। ग्रेडियंट तो मैंने आपको बताया नहीं अभी इस ग्राफ में। ये देखिए, देखिए कोई से, ये मैंने ना यहाँ पर ये बेटा, ये ग्रेडियंट मैंने ये 2 पॉइंट्स लिए थे इधर, ये ट्राइंगल सी बनाई हुई है। एक पॉइंट बेटा, ये जो रेड कलर के स्पॉट्स है ना, ये वाले हैं, देखिए ये एक ये लिया था और एक ये लिया था। ठीक है, इसको x1 कह दिया, और इसके क्रॉस पॉइंट सामने जो आ रहा है इसको y1 कह दिया। ये जो पॉइंट था दूसरा, इसको बेटा x2 कह दिया, और इसके क्रॉस पॉइंट जो सामने आ रहा है उसको y2 कह दिया। और ग्रेडियंट निकाला है y2 माइनस y1। y2 क्या था? -12.5 माइनस y1 ये आ रहा है बेटा -14.5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 बेटा ये आ रहा है 2.84 टाइम्स 10⁻³ ये देखें, ये यहाँ टाइम्स 10⁻³ और माइनस 3.52 इससे। अब बेटा आपके पास ये ग्रेडियंट देखिए माइनस में आएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, तो माइनस का साइन भी आ रहा है साथ में। या आपके ग्रेडियंट आ रहा है -2941। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ -2941। तो ये जो ग्रेडियंट आपका आया है ना, बस आप इसको माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाय 2.303 माइनस 2941। अब बेटा आपने R डेल्टा
आर भी है बेटा। अब आपने डेल्टा निकालना है, अब आपने बेटा डेल्टा एच निकालना है, तो आर क्या होगा? देखें आर की वैल्यू उसने दी हुई है, आर जो है ना यहाँ पर 8.31 जूल्स पर केल्विन है, ये किलो जूल्स में नहीं है, जूल्स में है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो माइनस, अच्छा माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बस आप डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू 2941 इन 2.303 into 8.31। सर इसमें जो कांस्टेंट है वो वाई इंटरसेप्ट होगा। Sir, 56284. एक मिनट बेटा, सिर्फ एक मिनट। अच्छा बेटा देखो कि ये जो आर की यूनिट है ना, ये आपके R पास कहाँ आ पर रही है दिया हुआ है? जूल्स पर केल्विन में ना, जूल्स पर केल्विन। So इसको डिवाइड और बाय यहाँ, 1000 करेंगे। हाँ यहाँ पर किलो जूल्स है, शाबाश। तो यहाँ पर किलो जूल्स है, तो ये बस एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आप डिवाइडेड बाय इसको 1000 कर दो, ये आ जाएगा जी आपका 56 पॉइंट, एक मिनट उसने यहाँ पर मैं देख लूं, So 0.28.